एवर करके पुकारा गया था। उस साल इतनी भयंकर गर्मी पड़ी थी इंडिया में कि 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन फिर आई 2023 की गर्मियां। 2023 में गर्मियों का मौसम इतना जलता हुआ गर्म था कि साइंटिस्ट ने कहा कि पिछले 2000 सालों की ये हॉटेस्ट समर थी धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन फिर आते हैं हम साल 2024 पर। जनवरी 2024 हॉटेस्ट जनवरी एवर रिकॉर्डेड, फरवरी 2024 हॉटेस्ट फरवरी एवर रिकॉर्डेड, मार्च 2024 हॉटेस्ट मार्च एवर रिकॉर्डेड, अप्रैल 2024 हॉटेस्ट मंथ एवर रिकॉर्डेड। पिछले 11 महीने दोस्तों धरती पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे हैं गर्मी के मामले में। आज जिस तपती गर्मी को आप सह रहे हो ये नॉर्मल नहीं है और आप अकेले भी नहीं हो। पिछले महीने साउथ इंडिया में और पूरे ही साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखी गई। वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया हर जगह ऐसे ही अनबेरेबल टेम्परेचर्स देखे गए। फिलीपींस में हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर गया था। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिली। मई के पहले हफ्ते में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी फॉरेस्ट फायर्स देखी गई। देश भर में हीट वेव्स की वार्निंग दी जा रही है, यहां तक कि केरला जैसी जगहों पर भी जहां आमतौर पर हीट वेव्स नहीं रिकॉर्ड होती। और अब नॉर्थ इंडिया में 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर्स देखे जा रहे हैं। एक सीधा कारण इस सब के पीछे है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्या ये इकलौता कारण है? नहीं। आइए इस वीडियो में समझते हैं दो और कारण जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और लोकल लेवल पर क्या सॉल्यूशन है इसका। क्या कर सकते हैं हम सब इस गर्मी से बचने के लिए। पहले तो हमें यह समझना होगा दोस्तों कि इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सिर्फ इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया में ही नहीं बल्कि धरती के कोने कोने में देखने को मिल रहे हैं। इसी महीने साउथ अमेरिका में क्या हुआ, देखिए खबर को। At least 83 people are dead after days of heavy rain in southern Brazil and more than 100 are missing. Another 122,000 people have been displaced by floods. ब्राजील में इतने भयानक फ्लड्स आए कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए। पूरे के पूरे शहर पानी के अंदर डूब गए। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, भयंकर ड्राउट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। The Southern African region is experiencing a severe drought with many families unable to cater for their daily needs like food. I just spoke with some of the elders from the community, and the last time they can remember this type of drought is 1947. So this is not a normal circumstance. ऐसा ड्राउट जो पिछले कई दशकों में नहीं आया है, इसलिए कई सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज ने $5.5 बिलियन की रिक्वेस्ट करी है बाकी दुनिया से, भूखमरी की सिचुएशन ना आ जाए। इस सब तबाही के पीछे एक वेदर इवेंट है जिसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, एल नीनियो। वैसे तो ये धरती के क्लाइमेट की एक नेचुरल साइकिल है जो हर 5 से 7 साल में देखने को मिलती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और एक्सट्रीम होती जा रही है साल भर साल। इस साइकिल का पूरा नाम है एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन, शॉर्ट में कहा जाए तो ENSO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये दूसरी सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से धरती का क्लाइमेट बदलता है। इससे ऊपर पहले नंबर पर आता है धरती और सूरज के बीच का जो रिलेशनशिप है। अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं, गर्मियों के बाद सर्दियां, सर्दियों के बाद गर्मियां आती हैं। लेकिन उस इफेक्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट एल नीनियो का ही पड़ता है। क्या है ये एल नीनियो? ये एक ऐसी चीज है जो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र जो एशिया और अमेरिका के बीच में है। इमेजिन करो ये पूरा समुद्र एक टब की तरह है, एक बाथ टब जिसमें पानी इधर से उधर हिलता रहता है। जब आप टब में हाथ फेरते हो तो पानी इधर से उधर चले जाता है, फिर उसके बाद उधर से वापस इधर आता है। इसी तरीके से पैसिफिक ओशन में हवाएं चलती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है और ज्यादातर टाइम ये हमेशा अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं क्योंकि धरती की रोटेशन ऐसे होती है। कोरियोलिस इफेक्ट, इसके बारे में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है, इस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये ट्रेड विंड्स उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब इसकी वजह से नॉर्मली क्या होता है, पैसिफिक ओशन के सरफेस पर जो पानी है वो वेस्ट की दिशा में फ्लो करने लगता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करने लगता है। और जब सरफेस का पानी उस तरफ फ्लो करने लगेगा तो ईस्ट की दिशा में समुद्र के नीचे का जो पानी है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, यानी साउथ अमेरिका के पास समुद्र के नीचे से पानी ऊपर आने लगता है। इस चीज को कहा जाता है अपवेलिंग। ये जो पानी समुद्र के नीचे से ऊपर आ रहा है ये ज्यादा ठंडा होता है कंपैरेटिवली और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। इसकी वजह से मछलियों को, मरीन लाइफ को भी फायदा मिलता है। तो इस नॉर्मल सिचुएशन में जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया और जो ठंडा पानी है वो साउथ अमेरिका की तरफ आ गया। अब जब पानी गर्म होता है तो वो इवेपोरेट ज्यादा आसानी से हो जाता है और उस इवेपोरेशन की वजह से बादलों की फॉर्मेशन होती है और ज्यादा बारिश देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन अब इमेजिन करो Deadline boss, crazy all night.